बंगाल सूबा मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा सब डिवीजन था। सन 1700 के आसपास जब इंडिया दुनिया का 25% जीडीपी अकेले प्रोड्यूस करती थी, तो बंगाल पूरे इंडिया का आधा जीडीपी अकेले प्रोड्यूस करता था। बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दुनिया में कोई जवाब नहीं था, और यहाँ से निकलने वाला कॉटन और मसलिन, जिसको मलमल भी कहते हैं, ये दुनिया के फाइनेस्ट फैब्रिक्स माने जाते थे। फिर आए ब्रिटिश, डच और कई सारे और यूरोपियंस अपने कॉलोनियल सिस्टम के साथ, और इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ ऐसी थी जिसने बंगाल की इंडस्ट्री को बुरी तरह से तबाह कर दिया। जी यही बात है, यूरोप में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडिया में आया डी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्री बैकवर्ड्स इवॉल्व कर गई। फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने किया राज, पूरे हिंदुस्तान को बुरी तरह से निचोड़ा, और जाते जाते दे गए गिफ्ट में पार्टीशन। अब सिर्फ पार्टीशन नहीं, पार्टीशन के साथ साथ बाय वन गेट वन फ्री में हमको हिंदू मुस्लिम राइट्स और रेफ्यूजी इन्फ्लक्स भी मिला, और आज सबके लफ्जों पे चढ़ा हुआ है कि बंगाल की इंडस्ट्री और इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। लेकिन सीन हमेशा ऐसा नहीं था। इन सब के बाद भी, यानी कि पार्टीशन, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स, इन सब के बाद भी बंगाल की इंडस्ट्री और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। 1951 में जब हिंदुस्तान में सेंसस हुआ तो पता चला कि वेस्ट बंगाल की लिटरेसी रेट सिर्फ केरला के बाद थी, नंबर 2 पर। 24% लिटरेसी 1951 में भी थी वेस्ट बंगाल में। यही नहीं, 1960 में वेस्ट बंगाल इंडिया का रिचेस्ट स्टेट था, और आज ये नंबर 1 से घट के 23 पर आ चुका है। जानने का मन करता है ना क्या हुआ इन 60 सालों में? इसी के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री, इकोनॉमी और क्या झटका लगा इसको, क्या सच में ये डाउनवर्ड स्लाइड में है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है, और भी बहुत कुछ जानने को है। आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। आधी जानकारी बिल्कुल जानकारी ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। विद हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां से। इस कहानी को शुरू से शुरू करने के लिए हमको वापस जाना पड़ेगा 1947 में। अभी इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ है, तो पता चलता है कि वेस्ट बंगाल की जो इंडस्ट्री है वो काफी हद तक डिपेंडेंट है चाय पर, चाय के एक्सपोर्ट पर और जूट पर। अब जूट है एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल। जूट से हम रस्सियां बनाते हैं, बोरे बनाते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं, और ये प्राइम चीज हुआ करती थी भाई उस टाइम पर इन सब चीजों को बनाने के लिए। तो इसका बहुत डिमांड था दुनिया के मार्केट में। और फिर हमारे देश के लीडर और अंग्रेजों के लीडर लेकर आते हैं एक बहुत जबरदस्त प्लान। देश का पार्टीशन कुछ इस तरह से किया जाता है कि जितने भी जूट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं वो सारे पड़ जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और जितने भी जूट के प्रोसेसिंग मिल्स हैं वो पड़ जाते हैं इंडिया में। किस काम का रहा भाई, प्रोडक्शन उधर हो रहा है, फिनिशिंग के मिल्स इधर है, तो जूट बनेगा कैसे? और यही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जूट की जो डिमांड थी वो नीचे जा रही थी, बिकॉज जूट को बहुत तेजी से नायलन से रिप्लेस किया जा रहा था। अब जूट एक प्लांट है, देखो उसको उगाना पड़ता है, टाइम लगता है। नायलन एक सिंथेटिक फाइबर है, तो उसको कभी भी बना सकते हैं। इसी के चलते जूट की होने लगी डिमांड कम, ऊपर से कई बार बिगड़ती सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान ने कई सारे ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए, ट्रेड पर रोक लगा दिया, तो जूट इधर से इधर आ नहीं पाया, इधर से जूट वो बन नहीं पाया, और गड़बड़ हो गई। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता पोर्ट जो था, कैलकाटा पोर्ट, वो टी एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। असम की चाय या दार्जिलिंग की चाय का कोई जवाब नहीं है आज भी। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ कि कीनिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसी और कंट्रीज जो थी, ये लोग सस्ते में चाय बना के बेचने लगे। तो आसाम की चाय की जो डिमांड है वो कम इसलिए हुई बिकॉज आसाम से अब कोलकाता पोर्ट तक टी को पहुंचाने में टाइम ज़्यादा लगता था और पैसा और ज़्यादा लगता था। आसाम की तो चलो बात थोड़ी अलग है, लेकिन अगर आप देखो त्रिपुरा से अब आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा, जो कि आप पहले स्ट्रेट लाइन में कर सकते थे। उसी के बीच आया पार्टीशन के साथ साथ रेफ्यूजी क्राइसिस। करीब 1 करोड़ लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया और हिंदुस्तान में घुस गए, जो मोस्टली बंगाली हिंदूज थे, और इस तरफ से बंगाली मुस्लिम्स उस तरफ चले गए। तो बंगाल की जो ऑलरेडी ओवरबर्डन इकोनॉमी थी उस पर और बर्डन आ गया, बिकॉज इतने सारे नए लोग आकर घर ढूंढने लगे, काम ढूंढने लगे। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप पहली बार मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। कट टू 1952। नेहरू जी की सरकार अभी भी है, करीब 5 साल हो चुके हैं पार्टीशन को, लेकिन अभी भी सिचुएशन सुधरी नहीं है। और इसी बीच कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिससे देश की और डेवलपमेंट हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है एक बहुत ही बढ़िया प्लान, जिसका नाम है फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम। इस प्लान का मेन मोटिव ये था कि पूरे देश में इक्वल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंपनीज को बोल दिया कि आप हिंदुस्तान भर में कहीं भी कंपनीज लगाओ, कहीं भी फैक्ट्रियाँ लगाओ अपनी, कहीं भी सामान लेके जाना हो इधर उधर, आपको सब्सिडी हम देंगे। मतलब अगर आपको वेस्ट बंगाल से बिहार में कुछ सामान लेके जाना है तो आपको उतना ही खर्चा लगेगा जितना आपको वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र ले जाने में लगेगा।
स्कीम सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना, वाह वाह सबका डेवलपमेंट हो जाएगा, सब स्टेट्स ग्रो कर जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं करती काम। इस स्कीम ने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल को नहीं बल्कि पूरे ईस्ट इंडिया को घेरा, बिकॉज यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल उठाया जा रहा था और सारी डेवलपमेंट असल में हो रही थी वेस्ट में क्यों हो रही थी? बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, वहाँ से आप सामान आसानी से और दूर लेके जा सकते हो, अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, वहाँ सामान आप आसानी से लेकर जा सकते हो। तो यहाँ से क्या किया, सस्ते में रॉ मटेरियल उठा लिया और यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं की। तो यहाँ से रॉ मटेरियल तो उठा लिया लेकिन यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ वेस्ट इंडिया को। तो ये स्कीम तो लाए थे पूरी इंडिया में इक्वल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन असली में पता है क्या हुआ? बर्बादी। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स को इतना बुरा झटका लगा इससे कि आज तक ये स्टेट्स उससे उभर नहीं पाए। आपको पता है उड़ीसा इंडिया का सबसे मिनरल रिच स्टेट है, सारे इंडिया के जितने भी मिनरल्स है 14% उड़ीसा से निकलता है, लेकिन उड़ीसा इंडिया का सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट है। इसको हम रिसोर्स कर्ज भी बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे लिए वरदान होने चाहिए थे वो श्राप के रूप में मिले। वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के स्टेट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स को फ़ायदा हुआ, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी और यहाँ से डेवलपमेंट हो नहीं पाया। अब ये अनलाइक था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे अगर आप देखो जमशेदपुर या फिर जमशेदपुर को टाटा नगर बोलते हैं, क्यों? बिकॉज वहाँ पे टाटा की स्टील प्लांट है, बहुत बड़ा। क्यों है? बिकॉज उस टाइम पर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा करती थी। ये जो बंदरबाट है ये 1952 से लेकर 1993 तक चला, पूरे 41 साल इन सब स्टेट्स को निचोड़ा गया और उसके बाद जब पता चला सरकार को ये तो गड़बड़ हो रही है तब बंद किया गया इसको। तो यहाँ पर हुई बर्बादी नंबर 2। अब कट टू 1977, बंगाल नीचे गिरे जा रहा है, इंडस्ट्रीज एक एक उठ के वेस्ट में जा रही है, स्टेट छोड़ के निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई रोक नहीं पा रहा। एक के बाद एक सरकारें आ रही हैं बट सब के सब फेल हो रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकने में। इनकम द कम्युनिस्ट, सीपीआईएम और लेफ्ट फ्रंट 1977 में लैंडस्लाइड विक्ट्री करके वेस्ट बंगाल की विधानसभा में घुसती है। 1977 में आती है लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट अब अनइंटरप्टेड चलने वाली है 2011 तक, लगातार 34 साल राज करने वाली है। अब लेफ्ट गवर्नमेंट है तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आपको पता ही होगा, बड़ी इंडस्ट्रीज को अभी सपोर्ट नहीं करते प्राइवेट। तो अब क्या होता है 1978 में गिरती हुई इंडस्ट्री को देखकर ये एक प्लान लाते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन बर्गा लाते हैं। और ऑपरेशन बर्गा बेसिकली होता है कि ये बर्गादार बनाएगा, लैंड रिफॉर्म करेगा और रूरल इकोनॉमी को झटका देगा ऊपर जाने के लिए। अब जिसी बीच में जो आपको कह रहा था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इनकम भी नीचे जा रही थी। एक समय पर जो बंगाल महाराष्ट्र से ऊपर हुआ करता था वो महाराष्ट्र से बहुत नीचे जा चुका था अभी तक, और नेशनल इनकम से भी कहीं ना कहीं हम लोग नीचे पिछड़ रहे थे। अब क्या हुआ, ऑपरेशन बर्गा जो है ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है। असल में ऑपरेशन बर्गा को अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन प्लान्स बोला जा सकता है। रूरल इकोनॉमी को बहुत अच्छे से डेवलप किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, इरिगेशन को बेटर किया और इनकरेज किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उठने में, जिसकी बदौलत क्या हुआ कि धीरे धीरे जो थी इनकम उठने लगी बंगालीज की रूरल एरियाज में। बट अभी भी लेफ्ट फ्रंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक नहीं पाई, एक एक करके कंपनीज उठ के जा रही थी, नई कंपनीज आ नहीं रही थी और ये सबसे बड़ा चैलेंज था। जैसे कि आप सबको पता है कि लेफ्ट जो है कभी बड़ी प्राइवेट कंपनी से खुश नहीं होती, तो प्राइवेट कंपनीज अपना काम चलाने के लिए अपना जो काम था वो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को ये लोग रेंडर में कर देते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम दे देते थे। और ये छोटी इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़रूर देती है लेकिन इससे गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज ना तो ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और ना ही सरकार इनको कुछ देती है। और इसी के साथ लेफ्ट फ्रंट के आने के बाद बिगड़ा वर्क कल्चर भी, बिगड़ा कि सुधरा वो आपके ऊपर है। लेकिन सच बताऊं तो इस वक्त बंद कल्चर, स्ट्राइक, लॉकआउट्स ये बहुत ज़्यादा होने लगे। ये सब होने के कारण क्या होता था कि कुछ भी हुआ तो यूनियन उठ गया कि हम नहीं करेंगे काम, या पार्टी नहीं बोला कि नहीं करो काम, स्ट्राइक करा दिया, बंद करा दिया, तो काम हो नहीं पाता तो प्रोडक्शन कैसे होगी। तो इसी कारणवश बंगाल का पूरा वर्क कल्चर बिगड़ गया और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने नजर आई कि कोई कंपनी अब आना ही नहीं चाहती थी बिकॉज ऐसा कल्चर हो गया था। लेबर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, एक्सेसिवली पावरफुल हो गया था। लेबर को पावरफुल होना चाहिए, मजदूर को, लेकिन वो ज़्यादा ही पावरफुल हो जाए तो फिर काम नहीं हो पाएगा। कट टू 1991, बर्बादी का एक और स्टेज। 1991 में क्या होता है, इकॉनमी खुलती है हिंदुस्तान की। अभी तक जो बंद इकॉनमी थी अब वो खुल चुकी है, लिबरलाइजेशन आ चुका है और अब सबको लगेगा कि लेफ्ट इसको वेलकम नहीं करेगा, कम्युनिस्ट लोग, लेकिन वो वेलकम करते हैं। 1994 में आती है वेस्ट बंगाल की एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1978 से बिल्कुल अलग थी। इस बार गवर्नमेंट वेलकम करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, बोलते हैं कि आओ हमारे स्टेट में आओ, इधर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे अच्छे कंपनियां खोलो। और इस वक्त
अच्छा होता भी है। कई सारी नई नई कंपनीज आती हैं और इन्वेस्ट करती है बंगाल की कंपनीज में या खुद अपने प्लांट्स लगाती हैं, लेकिन फिर भी ये इतना बेनिफिशियल नहीं रहा बिकॉज वहाँ का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वेस्ट बंगाल का ये बहुत ख़राब था। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए ख़राब था बिकॉज सरकार ने इन्वेस्ट नहीं किया था ज़्यादा, और अभी जब टाइम था इन्वेस्ट करने को तो पैसा नहीं था। सके इतनी बड़ी वर्कफोर्स हो गई थी सरकार के पास, और अब सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिए वो लोन लेते थे, तो डेट रेशियो जो था वो बहुत बढ़ गया, तो टोटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक नहीं पाए। लेकिन 2008 में आता है एक बहुत सुंदर प्लान। ये शहर है सिंगूर, है ना, और ये पड़ता है वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार, उसका प्लांट लगने वाला था जी यहाँ पर, लेकिन फिर हुआ ये। सिंगूर में आया लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो ये थी कि ये उपजाऊ ज़मीन फैक्ट्री को दे दी गई है करने के लिए काम। जो फार्म लैंड है ये उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पर फार्मर्स खेती करते हैं, ये ज़मीन आपने दे दी है जो है टाटा कंपनी को कि अब यहाँ पर आप प्लांट लगाओ, तो कई सारे फार्मर्स को नुकसान होगा। और इस चीज़ के चलते वहाँ पर एक पूरा का पूरा क्या बोले मतलब रेवोल्यूशन टाइप शुरू हो गया, प्रोटेस्ट टाइप, जिसको सेफ फार्मलैंड मूवमेंट कहा जाता है। कई सारे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अरुंधति रॉय मैडम थी यहाँ पर, हमारी अभी की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, वो भी इन्वॉल्व थी। और यहाँ पर जो हुआ वो वेस्ट बंगाल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सिंगूर को एक मिनी ऑटो सिटी बनाने का प्लान था। मिनी ऑटो सिटी बोले तो यहाँ पर 70 बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह लगने वाली थी। 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला था स्टेट में। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि ये ज़मीन देने को तैयार नहीं थे, और ये अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। यहाँ से फिर कंपनी को उठ के जाना पड़ा, और टाटा कंपनी ने अपना पूरा प्लांट सिंगूर से उठाकर करीब 2 से 2,500 किलोमीटर चला के पूरी गुजरात में शिफ्ट कर दिया। और इससे स्टेट को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वेस्ट बंगाल की इमेज जो थी वो गिर गई, बहुत बुरी तरह से गिर गई। और अब कोई कंपनी बिल्कुल नहीं आना चाहती थी बिकॉज जो कंपनी आए उसको ऐसे ही क्या पता रिएक्शन मिले, तो नुकसान कितना होगा पैसे का सोचो। ये 2008 की बात है, तब ममता दीदी अपोजिशन में बैठती थी। कट टू 2011, ममता दीदी कम्स टू पावर एंड तृणमूल कांग्रेस डिफीट्स द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड द लेफ्ट फ्रंट। अब लेफ्ट का रूल खत्म होता है 34 साल का, तो कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। आप लोगों को लगेगा कि शायद लेफ्ट ही रीज़न था मेन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लेकिन अब आपको पता है कि लेफ्ट वाज नॉट द रीज़न, मेन रीज़न नहीं था। और भी कई सारे ऐसे रीजंस हैं जो ऐसे हुए। अब 2011 में जब दीदी की सरकार आई तो सबको लगा कि अब अच्छा होगा। बात ये है कि वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है, वर्क कल्चर, वही बिगड़ चुका है। अब वर्क कल्चर इस हिसाब से नहीं कि बंद स्ट्राइक्स हो रहे, वो भी होते हैं, कम हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बड़ी इंडस्ट्रीज अभी भी कहीं नहीं दिख रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज दिखते हैं, छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज कंपनीज जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। यही कारण है कि आज वेस्ट बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे इंडिया से एवरेज में कम है। 4.8% है शायद अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस बारी, और ये पूरी इंडिया के एवरेज से कम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको पता चलता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये दिहाड़ी टाइप एम्प्लॉयमेंट है, दिन मजदूरी टाइप्स। मतलब आज आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है, कल शायद वो एम्प्लॉयमेंट आपके हाथ में ना हो। मतलब सैलरीड जो जॉब है उसका कल्चर कम है। अब इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट, इनकी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज बहुत एक्टिव रही हैं, जिसके बदौलत देखा जाए तो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट बेड रेट है, बेड डेंसिटी जिसको बोलते हैं, वो सिक्किम के बाद इंडिया में नंबर 2 पे है। उसके अलावा भी देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के चिल्ड्रन बहुत हेल्दी हैं, वेस्ट बंगाल में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल की जो पंचायती राज सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट बहुत रोबस्ट है, बिल्कुल शक्तिशाली सिस्टम है। और ऐसे कई सारे और चीज़ें हैं जो बताते हैं कि सही मायनों में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की अच्छी खासी है। अब ये स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, स्मॉल कंपनीज जो है, ये आपको एम्प्लॉयमेंट तो दे सकते हैं बट इनकम जनरेट नहीं करके देते, ना ही सरकार को कोई फायदा पहुंचाते हैं। और यही कारण है कि आज वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम देश में 23 नंबर पर है, जो कि बहुत बुरा है, नेशनल एवरेज से बहुत कम। वेस्ट बंगाल इतना बुरा भी नहीं कर रहा, सारे देश में वेस्ट बंगाल नंबर 6 पर है व्हेन इट कम्स टू जीडीपी प्रोडक्शन। और वेस्ट बंगाल अकेले इंडिया का 7.2% पॉपुलेशन देता है, लेकिन जीडीपी में सिर्फ 5.7%, जो इतना एक अच्छा साइन नहीं है। इसी बीच कई सारे और रीजंस हैं जो वेस्ट बंगाल की डिग्रेडेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि ये था कि वेस्ट बंगाल में जो सरकार रही है, नॉर्मली वो सरकार सेंटर में नहीं होती। वेस्ट बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सरकार थी जो मार्केट लिबरल थी, जिसको मार्केट पसंद था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इंडिया में, वो वेस्ट बंगाल को बाईपास करके चला गया। 91 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उसका फायदा भी पूरी तरह से वेस्ट बंगाल को नहीं पहुंच पाया। आज भी वेस्ट बंगाल करीब $180 बिलियन जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है। महाराष्ट्र के कंपैरिजन में देखें तो वो 400 बिलियन करता है, उसके कंपैरिजन में कहीं नहीं है, बट हाँ ग्रो कर रहे हैं ठीक ठाक।
लेकिन एक अच्छा साइन है, वो ये है कि सर्विसेज सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर सर्विसेज ही है, मोस्ट प्रोडक्शन भी उसी से हो रही है, और ये एक अच्छा साइन है बिकॉज जितना ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे आप डिपेंड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो सिचुएशन है ख़राब, जितना मैंने आपको बताया इतनी बुरी भी नहीं है, बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा है। तो जो भी आपको बोले कि सरकार तो वो गलत बोल रहा है। वेस्ट बंगाल इतनी भी बुरी हालत में नहीं है, और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या किया जाए इस सिचुएशन को सुधारने के लिए, तो मेरी तरफ मत देखिए, मुझे क्या पता। जो भी है सिचुएशन सुधरेगी कभी ना कभी, बस दुआ कर सकते हैं अभी तो हम। और बस दिस वॉज मी नंदन। आप थे मेरे चैनल पर, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई, कुछ नया जानने का मिला ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ। दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, जय हिंद, बाय।